सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी संवाद में। चुनावी संवाद अब हमारा आखिरी चरण में है, क्योंकि चुनाव प्रचार भी आखिरी चरण में आ चुका है। कुछ ही घंटों में चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है और ऐसे तनातनी के माहौल में, ऐसे उत्तेजना के माहौल में हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। और हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाए रखने के लिए प्रयासरत कुमारी शैलजा जी के साथ। कुमारी शैलजा जी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और साथ साथ छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं। किसी पहचान की मोहताज कुमारी शैलजा नहीं है। अपने जुझारूपन के लिए पिछले 3 दशक से वह देश में ख्यात रही हैं। पर छत्तीसगढ़ के हालात उनको कितने चुनौतीपूर्ण या कितने सुविधापूर्ण लगे, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। तो शैलजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे कठिन समय में हमारे लिए आपने समय निकाला, उसके लिए सबसे पहले आपका आभार। और जानना यही है कि कितना परेशानी महसूस कर रही हैं अपनी पार्टी की सरकार बने रहने के संदर्भ में, या कितना आनंद महसूस कर रहे हैं, यार कुछ करने की जरूरत नहीं, अपन तो बने ही रहने वाले हैं। कोई भी चुनाव होता है वो ना हम उसको मुश्किल ना आसान, हर चुनाव अपने अलग मुद्दे लेकर आता है। यहाँ पर हमारी सरकार है, उस बात का हमें विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, हमारी सरकार दोबारा से बनेगी। चुनाव होता है और आपने देखा कि हमारे यहाँ भी बदलाव भी आए और सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने सब चीज़ों को सेट किया है। और चुनाव में संगठन और सरकार के काम मिलकर हो रहे हैं और सभी इसमें अपना काम कर रहे हैं। चाहे हमारा शीर्ष नेतृत्व हो, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सब ने खूब समय दिया। हमारे जो स्थानीय नेता हैं, राज्य के नेता हैं, उन्होंने पूरा काम किया और लोकल लेवल पर हर जगह, हर स्तर पर हमारा संगठन काम कर रहा है। तो मुद्दे होते हैं ना, कभी किसी को आराम की नींद सोना चाहिए जी, और ना ही इतना परेशान होना चाहिए, क्योंकि काम पर विश्वास है। आप हरियाणा से ताल्लुक़ रखती हैं। हरियाणा के कांग्रेस की एक अलग ही कहानी रहती है। छत्तीसगढ़ में भी वैसी ही कहानी देखने को मिली। ये छत्तीसगढ़ को देख के हैरत में रही कि ऐसा भी प्रदेश हो सकता है। नहीं, सबका अपना अपना कैरेक्टर तो है। देखिए, अब इतने साल हो गए, इतने दशक हो गए, तो कई राज्यों में काम करने का मौका मिला है जी। तो हर एक की अलग संस्कृति है, अलग काम का भी कल्चर है, सब कुछ अलग होता है। पर उससे हम सीखते भी हैं, देखते भी हैं, और कुछ बात जो सही हमको कांग्रेस पार्टी के हिसाब से बतानी होती है वो भी बताते हैं। और छत्तीसगढ़ तो बहुत ही बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया जैसे बोलते हैं, बहुत ही प्यारा प्रदेश है, बहुत ही प्यारे लोग हैं। और मुझे पूरा सहयोग मिला सबसे, हर स्तर पर, चाहे हम नीचे ज़मीन पर ग्रास रूट वर्कर की बात करें या हमारे राज्य के बड़े नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, दूसरे सीनियर नेता हैं, टीएस जी हैं, महंत जी हैं, ताम्रध्वज जी हैं, डेहरिया जी हैं, और मतलब अनेकों प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले भी मारकाम जी थे, अब बैद जी हैं। तो सबका हर स्तर पर काम करने का जो एक जज्बा है, सब में एनर्जी है काम करने की और पार्टी के प्रति निष्ठा, तो ये देखकर अच्छा भी लगता है, काम करके मज़ा भी आता है। कांग्रेस के संदर्भ में पूरे देश में ख्यात है, हरियाणा में नहीं, कि कांग्रेसियों को सामने वाले बाद में निपटाते, कांग्रेसी आपस में एक दूसरे को पहले ठीक से निपटा लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी ये निपटाने का मामला दिखा, या कांग्रेसी एक दूसरे को आगे बढ़ाने में लगे? निपटाने की बात नहीं, लेकिन आप किसी भी पार्टी में देखेंगे या किसी संगठन में देखेंगे, आप अपने संगठन में देख लीजिए कि ये भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक कैरेक्टर होता है कि सबको अपनी अपनी स्पेस के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो अंदर भी एक जद्दोजहद होती है, बाहर भी एक होता है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि अंदर एक संघर्ष होता है, बाहर एक राजनीतिक लड़ाई होती है। तो सब अपने अपना योगदान भी करते हैं और अपनी स्पेस के लिए सबको करना भी पड़ता है। तो ये तो है ही, एक बात होती है। और इसके बावजूद जो मुझे अच्छा लगा यहाँ छत्तीसगढ़ में, कि सभी नेता आपस में मिल बैठकर जिस तरह से बात करते हैं, करने को तैयार हो जाते हैं, और पार्टी के प्रति जब बात होती है तो सब एकजुट हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पूरे देश में हिलाकर रखी हुई है। सत्ता में आना तो दूर की बात, 3 अंकों में आने के लिए भी तरसती है। पर छत्तीसगढ़ में हालात जुदा हैं।
एक तरफ कांग्रेस 71 सीटों के साथ, भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों के साथ विधानसभा में दिखाई देती है। तो भाजपा की इस बार तैयारी को देखकर आपको कितना चिंता हुई या कितनी निश्चिंतता रही आपको? चिंता की बात नहीं होती और निश्चिंत तो कभी, जैसा मैंने कहा, आराम की नींद तो किसी को भी नहीं सोना चाहिए जी। ये ऐसा क्षेत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आप अगर तुलना कीजिए तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बिल्कुल ही, आपने देखा कांग्रेस में, संगठन में और हमारी विचारधारा में, नेतृत्व में जो एक फाइटिंग स्पिरिट है, उसका नतीजा आपने देखा। हिमाचल में आपने देखा, आपने कर्नाटक में देखा, और अभी भी जो बात हो रही है पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, तो सब कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी मेहनत करके और लोगों में एक विचारधारा, जो एक एक्सेप्टेबिलिटी है कांग्रेस, उसको देखते हुए कभी ये बात नहीं होनी चाहिए कि कमज़ोर। ठीक है, चुनाव हारे हम, चुनाव हारना जीतना समय के साथ और वक्त का कभी कभी ये बदलाव होता है, पहले भी हुआ। लेकिन कांग्रेस की जो अंदरूनी एक मजबूती है, उसको लेकर हम चलते हैं और लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे, अगर आप इनके भारतीय जनता पार्टी को देखें, और आप तो एनालाइज करते हैं हर चीज़ को बारीकी से हिमांशु जी, तो यहाँ आपको स्थानीय नेता कोई नज़र नहीं आ रहे। इसके विपरीत पिछली बार अगर हम बात करें 5 साल पहले, हमारे सभी नेताओं ने मिलकर और सब दिग्गज नेताओं ने मिलकर लड़ाई लड़ी और हम पहुँचे। आज के दिन भी हमारे पास दिग्गज नेता हैं जो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इसके विपरीत आपको नज़र नहीं आएगा ऐसा कुछ। आपको स्थानीय नेता ऐसे कहीं दिख नहीं रहे हैं, और जो हैं वो अपनी अपनी उसमें फंसे हुए हैं। चाहे माननीय रमन सिंह जी की बात करें, पुराने नेता हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने उनको सीमित कर दिया है अपने क्षेत्र में। और ये भी कहा जा रहा है, आप पता नहीं उस बात से मानेंगे कि नहीं, वो सीट भी कांग्रेस जीत की ओर है जी। तो इस तरह की बात है। इनके राष्ट्रीय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी तो बार बार यहाँ पर आते रहे, लेकिन उसका विशेष असर हमें नहीं नजर आएगा। डॉक्टर रमन सिंह जो 3 बार के मुख्यमंत्री है, उनकी सीट जीतने की उम्मीद आप कर रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी बोल रहे हैं, कल डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ में थे, बोल रहे थे मेरी सीट तो खैर निकल ही जाएगी, पाटन बचेगी कि नहीं बचेगी इसकी चिंता है। तो पाटन को लेकर कितने निश्चिंत हैं आप? पाटन में भूपेश बघेल जी का मुकाबला विजय बघेल जी से है। 2008 में एक बार चुनाव हरा चुके हैं विजय बघेल। रमन सिंह जी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ थे, जितने कॉन्फिडेंस से आप है ना, तो इसके संदर्भ में कितनी निश्चिंतता है पाटन को लेकर? तरह से देखिए, मुख्यमंत्री जहाँ से होता है उसके क्षेत्र में, और ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी किसी को जो सामने रिश्तेदार को या अपने आप में विजय बघेल जी को वहाँ पर खड़ा किया है, समय बदलता है। आज के दिन भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के लोगों को उन पर गर्व है। तो अतीत में कुछ भी रहा हो, लेकिन आज के दिन वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी सोच भी सकती है कि भूपेश बघेल जी को वो कहीं कमजोरी में भी लाएं। हराना तो दूर की बात। पर आपने भूपेश बघेल जी को इतना कमजोर क्यों किया? भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 5 साल सरकार ने काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों के संदर्भ में या राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम फहरा रही थी, हर उपचुनाव भूपेश बघेल के नेतृत्व में आप जीत रहे थे, तो ऐसे में इस चुनाव के दौरान अचानक भूपेश बघेल के नेतृत्व की जगह सामूहिक नेतृत्व की बात आ गई। चुनाव प्रचार जब अब समाप्त हो रहा है, आपका ये दांव कितना सही बैठा, या आपको लगता है कि गलती कर गए, भूपेश बघेल जी को ही सामने रखना था? इसमें ना कोई गलती है ना कोई बात। सभी नेताओं ने बैठकर, भूपेश बघेल जी भी और सभी स्थानीय नेता, इन्होंने सबने कहा कि देखो, एक और भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चली है और उनके नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चीज़ को आप मत समझिए कि उनको कमज़ोर किया है, ना हम कमज़ोर करेंगे उनको, ना कांग्रेस पार्टी तो गर्व करती है अपने नेताओं पर, कमज़ोर करने का तो कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ
इन सभी नेताओं का, भूपेश बघेल जी की भी ये राय थी कि हम जो सभी नेता हैं उनको साथ में लेकर चलें और सबका अपना अपना प्रभाव क्षेत्र है और सब अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें कांग्रेस पार्टी में। तो हमारे पास तो इतने स्टार हैं, बीजेपी के पास तो एक भी नहीं है। या बीजेपी को अचानक सितारा विहीन कैसे महसूस कर रही हैं? 3 बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को आपको सितारा नहीं दिख रहे, अरुण साहब आपको सितारे नहीं दिख रहे। अरे आपने अमित शाह जी की बात नहीं सुनी, अमित शाह जी कितने दमदारी से बोल रहे हैं, ओबी चौधरी को चुनाव जिताओ, उसको बड़ा आदमी बनाना हमारी जिम्मेदारी। ऐसे संभावनाशील सितारे भी मौजूद हैं, आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहे शाहजा जी? जनता को नहीं दिख रहे जी, हमको कोई, मैंने कहा ऑपोजिशन होती है, उसमें चाहे कोई भी हो, सबकी अपनी रणनीति होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज के दिन जो 15 साल राज कर चुकी हो पार्टी, आज उनके सितारे कोई भी जनता को नहीं नज़र आ रहे हैं। ये बेशक कोशिश करें और माननीय गृह मंत्री जी को बार बार यहाँ आना पड़ रहा है, खुद कमान उनको खुद संभालनी पड़ रही है, क्या कारण है? हमारे यहाँ तो आप ऐसा नहीं देखते होंगे। मैं प्रभारी हूँ, हमारे दूसरे नेता हैं, शीर्ष नेता आते हैं, लेकिन हम अपने स्थानीय नेताओं को पूरी स्पेस देते हैं, उनका पूरा नेतृत्व हम लोगों के सामने रखते हैं। गृह मंत्री जी का आना आपको बड़ा मायने लग रहा है, और राहुल जी, खड़गे जी और प्रियंका जी जो बार बार आ रहे हैं। जब आपके पास में स्थानीय स्तर पर इतने दमखम वाले नेता हैं, चुनाव बाकी जगह हो रहा है, इन लोगों का पसीना यहाँ पे क्यों बहा दिया आपने? ना, यहाँ नहीं, हमारे नेता पूरी तरह से कमिटेड हैं और वो हर राज्य में जा रहे हैं। आपने देखा है तीनों, तो अमित शाह भी जा रहे हैं सब राज्यों में। अमित शाह के आने को लेकर आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हैं? नहीं, परेशान नहीं है हम, और ना हो सकते। देखो, परेशान नहीं हो सकते हैं हम, बल्कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि कमान उनके हाथ में छत्तीसगढ़ की और स्थानीय नेताओं को कहीं भी नहीं। जी, तो इस बात से आपको लड़ाई मुश्किल दिख रही है या आसान दिख रही है कि अमित शाह के हाथ में कमान है? हाँ, देखिए, जिस तरह की राजनीति वो करते हैं और जिस तरह की विचारधारा वो लाना चाहते हैं, हम तो छत्तीसगढ़ के लोगों की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़िया संस्कृति की बात कर रहे हैं, और ये लोग कुछ और विचारधारा यहाँ पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो छत्तीसगढ़ के लोग उसको नहीं मानेंगे, और यहाँ के लोगों की जो संस्कृति, यहाँ का माहौल, उसको हमने बचा कर रखना है। आप छत्तीसगढ़ संस्कृति की बात कर रही हैं, भाजपा का तो नारा है अब और नहीं सही वो बदल के रही वो। कितना डरा दिया इस नारे ने आपको? कांग्रेस ही रही वो जी, कांग्रेस ही रही वो, आप देखेंगे। कांग्रेस के रहने की आप बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जब से घोषणा पत्र आया है, हवा कुछ और बहती बहती सी लोग देख रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, या ये कुल मिलाकर आपको भाजपा का प्रोपेगेंडा दिख रहा है? कुछ बात तो हास्यास्पद है जी, कि भारतीय जनता पार्टी जो इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करती थी, जी, आज बैकफुट पर आकर उनको ये बातें करनी पड़ रही हैं। क्या कारण है? क्योंकि 5 साल हमने यहाँ पर ऐसी नीतियाँ दी हैं, ऐसी योजनाएं दी हैं जिनसे सीधा लोगों को फ़ायदा पहुँचा है, किसान को, मजदूर को, सबको, आम नागरिक को हमने फ़ायदा पहुँचाया है। क्या कारण है कि अगर आप गैस की भी बात करें, केंद्रीय नेतृत्व कुछ कहता है, धान की आप बात कर लीजिए, केंद्रीय नेतृत्व में इनका कुछ कहता है, किसानों की बात नहीं करते। जब कर्जा माफ़ी की बात हुई, कहते कि किसान आलसी हो जाता है, तरह तरह की बातें कही इन्होंने किसान के खिलाफ। 2 साल बोनस नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं इनके रडार पर ये कुछ नहीं था। लेकिन जब देखा कि हमारी सरकार ने ये काम किए हैं और इतने काम किए हैं, तो ये देखते रहे और आखिर ऐसा घोषणा पत्र लेकर आए, इन्हें लगा कि ये तो एक्ट ऑफ डेस्परेशन। हमने सब कुछ सोच समझ कर, चाहे किसानों की बात हो, चाहे गरीब तबके की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर तरह से, महिलाओं की बात हो। हाँ, और मुझे ये भी मालूम है, मैं पहले ही बोल देती हूँ, महिलाओं की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि उन्होंने 12,000, आपने 15,000। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमने सोच रखा था कि हमने दिवाली का तोहफा बहनों को देना है, तो हमने बहनों को लक्ष्मी का तोहफा दिया दिवाली पर। से बात करेंगे। जी जी, जरूर जरूर। अभी घोषणा पत्र पे कर लें। 2018 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में ये माना जाता है
कि कांग्रेस ने अगर क्लीन स्वीप किया था तो उसका एक बहुत बड़ा कारण टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में उस समय तैयार किया गया जन घोषणा पत्र था, जिसमें कर्ज माफी और धान 2500 रुपए में खरीदी, ये इन दो मुद्दों ने मानस को कांग्रेस के पक्ष में करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार जनता की राय लेकर घोषणा पत्र बनाने की कोशिश की। वो जो घोषणा पत्र आया है तब से आप लोग कुछ ज्यादा बेचैन दिख रहे हैं। 3100 रुपये धान खरीदी की उन्होंने बात कही, 2 दिन बाद आप घोषणा पत्र लाए 3200 रुपये कर दिए। क्या वाकई ये घोषणा पत्र उतना ही परेशान आपको कर रहा है जितना 2018 में कांग्रेस के घोषणा पत्र ने भाजपा को परेशान कर दिया था? अच्छा कि आपने ये तुलना की है, क्योंकि 2018 में जब 15 साल की इनकी सरकार थी तो देखो दोनों बातें थी जी। किसी भी चुनाव में दो बात होती हैं, एक नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव वोट पड़ता है, और एक पॉजिटिव वोट पड़ता है। उस समय इनका नेगेटिव वोट भी बहुत था और पॉजिटिव हमारा था। हमारे सभी नेताओं ने मिलकर लड़ाई लड़ी, हमारा घोषणा पत्र बेहतरीन रहा। और उस समय से अब में आप फर्क ये देखेंगे कि तब हमने जो घोषणा की, राहुल जी ने कहा, हमारे नेताओं ने बात की, घोषणा पत्र में जो कहा, ओथ लेते ही इन्होंने सीधा जाकर उस बात को, वायदे को पूरा किया। तो ये फ़र्क नज़र आया लोगों को। और 5 साल हम निरंतर, उस समय कहा था 2500 रुपया, आज तो आप 2640 से आगे बढ़कर 2800 तक जा रहे हैं। तो हमने जो कहा वो किया जी। यही कारण है कि आज इनका केवल घोषणा पत्र, प्रधानमंत्री जी की गारंटी, मतलब छत्तीसगढ़ का तो नाम नहीं है ना। और हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस सरकार की, भरोसे की सरकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि भरोसा हमने लोगों का जीता है। ये फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है ये, कि क्या माननीय प्रधानमंत्री जी आकर यहाँ पर गारंटी देंगे तभी बात बनेगी? क्या लोगों का अपने राज्य के लोगों पर विश्वास नहीं है? ये सच्चाई है जो भारतीय जनता पार्टी ने जाने अनजाने अपने घोषणा पत्र के द्वारा लोगों के सामने प्रूफ दे दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर उतरे तो शायद गारंटी की बात हो, लेकिन वो तो पहले ही पर्दाफाश हो चुका है ना उस बात। पर सवाल इस बात का है, अगर वो घोषणा पत्र भरोसे के लायक नहीं है तो जो धान खरीदी आप 3000 रुपये पे करने की बात कर रहे थे, आपके घोषणा पत्र में 3200 रुपये का फिगर आया। 3100 रुपये के संदर्भ में कहीं ना कहीं आपको भरोसा हो गया, ये इस पर जनता भरोसा कर रही है, इसीलिए तो आप 3200 लाए। आपको मैं याद दिलाऊंगी कि घोषणा पत्र से पहले ही राहुल जी ने अपनी हर स्पीच में कहा था, कृपया उनकी रिकॉर्डिंग में, इसी चुनाव के बाद में वो देख लीजिए, उन्होंने कहा था कि 3000 तक जाएगा और बढ़ेगा जी। तो उन्होंने पहले ही कह दिया। तो 3000 की पहले बात क्या कर ही रहे थे दिया? ना? नहीं, क्योंकि आज के दिन उन्होंने शुरुआत की थी 2500 से जी। 2500 से आगे लेकर जाते हुए उन्होंने ये कहा था, और ये भी कहा था कि बढ़ेगा। वो सारी बात कही थी, हम उस पर आज भी कायम हैं। फर्क मैंने फिर बार बार मैं कहती हूँ, हमारा भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भरोसा नहीं। अच्छा ये बताइए, ये 20 प्रत्याशियों के साथ आपने इतनी दुर्भावना क्यों रखी? उन 20 प्रत्याशियों के संदर्भ में, जिनके संदर्भ में वोटिंग 7 नवंबर को हुई, आपने ये गृह लक्ष्मी योजना के तहत 15,000 रुपये देने की आज वादा किया, वो किया दिवाली वाले दिन। इन 20 सीटों पर जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उनको तो इसका लाभ नहीं मिल रहा, तो आपकी दिवाली के चक्कर में उन 20 प्रत्याशियों के साथ इतनी जाति क्यों की शैलजा जी आपने? नहीं, इसमें कोई ज्यादती की बात नहीं है। ये हमने पहले ही सोचा था कि हम दिवाली के दिन करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी का मामला है तो दिवाली को ही हमने करना है। और रही बात, ये हमने लक्ष्मी को, हमारी जो बहनें हैं, गृह लक्ष्मी को फायदा देने की बात की, और हमने सबकी बात की है। बीजेपी तो उनमें भी भेदभाव कर रही है कि किसको देंगे, बीपीएल को देंगे, किसको देंगे। हम तो बहनों की बात कर रहे हैं कि बहनों को मिलेगा। सवाल उठा रही है कि आपने देने की वादा तो 2018 में भी किया था कि हम महिलाओं को मेहतारी योजना के तहत 500 रुपये महीना देंगे, दिया नहीं, अब 15,000 रुपये कैसे देंगे? हमने पूरा फायदा दिया है, और ये 500 रुपये वाली बात नहीं हुई, हमने फायदा पूरा दिया और सबको दिया। अब भारतीय जनता पार्टी तो, अब माफ़ी चाहूँगी आपसे, आपके चैनल पर कह रहे हैं, और ये शब्द करने में, कहने में राजनीतिक
उसमें मैं परहेज बहुत करती हूँ, लेकिन अब कहना पड़ रहा है क्योंकि इनकी राजनीति ऐसी हो गई है जी। कि जो ये जुमलेबाजी और सॉरी कहूँगी मैं, ये झूठ की राजनीति जो ले आई है भारतीय जनता पार्टी, ये नहीं चल सकती। अब इस तरह का आप कुछ कहते रहें, कुछ भी कहें तो उससे बात नहीं बनेगी। सच्चाई लोगों के सामने है। हमने जो किया है इन्होंने 15 साल में नहीं किया, 5 साल में हमने करके दिखाया है। आप बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जो हमने कहा वो हमने किया। आपने तो कहा था कि हम 2 साल का बोनस देंगे, आपके घोषणा पत्र में था। तो उन्होंने कहा, और केंद्र सरकार की जो आपने नीति देखी, जी। उन्होंने कहा कि बोनस अगर आप देंगे तो हम आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। केंद्र सरकार से उनकी नीति रही। आज वो क्यों बदल रहे हैं अपने आप को? आज क्यों वो ऐसी बात कर रहे हैं कि हम 3200 देंगे? तो बात ये है कि हमने तो जो कहा, हमने 2500 की जो बात कही उस पर हम कायम रहे और आज हम उसको आगे बढ़ाकर ले गए हैं। अगर यू टर्न किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी मायने यू टर्न पार्टी। चलिए अपन आखिरी दौर की बातचीत पर आते हैं। जब सब कुछ इतना बढ़िया था तो इन चुनाव से पहले संगठन के स्तर पर नेतृत्व का बदलाव, ये सवाल है। ये बदलाव इस चुनाव के लिए सुखद रहा या दुखद रहा? देखो, किसी भी संगठन में बदलाव आते हैं जी। और ये हर पार्टी देखती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई बदलाव किए अपने इस दौरान। तो ये हर संगठन का अलग अलग होता है हिसाब किताब। हमने बदलाव किया, कई बदलाव किए, उसमें हमारे उप मुख्यमंत्री भी बने, हमारे जो अध्यक्ष थे उनको हमने मंत्री बनाया, हमारे नए अध्यक्ष बने। तो ये एक सिस्टम है पार्टी का, अलग अलग छोटे मोटे बदलाव हम करते हैं। ये कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सरकार के कामकाज को लेकर आप इतना उत्साहित हैं, गर्वित हैं। उस सरकार के कामकाज को लेकर तमाम आक्षेप इस दौरान ही आए हैं, चाहे वो महादेव ऐप वाला मामला हो, चाहे शराब के संदर्भ में मामला हो। इसने कितना परेशान किया शैलजा जी आपको इस चुनाव के दौरान? कितना आप डरी सी रहीं या आप निश्चिंत रहीं? नहीं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। देखो, जो हमने तो हमेशा कहा है और आज के दिन नहीं, जहाँ तक कि आप महादेव ऐप की बात कर रहे हैं तो हमारी पार्टी ने भी इस चीज़ को ओपन रखा है। कोई ऐसी बात नहीं। पिछले साल हमारी ही सरकार ने, राज्य सरकार ने यहाँ पर कितने 72 केस किए, अंदर किए लोगों को, कितने केस हुए। तो शुरुआत तो हमने की। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अब तक क्यों मौन रही? क्यों उन्होंने ऐप बंद नहीं की? अब कैसे बंद की आपने? तो और अगर विदेश से किसी को लाना था, आप पहले इतने इस दौरान क्यों नहीं लेकर आए? आपको ये सारा ईडी, आईटी, सीबीआई, ये सारी चीज़ें, इनको तो आप ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे लोकल थानेदार डंडा लेकर निकले, उस तरह से ये लोगों को डराना, धमकाना, दबाना, इस तरह की राजनीति है। अब देश भर में देख लीजिए कि किस प्रकार से ईडी को खास तौर से कैसा इन्होंने अपना एक इंस्ट्रूमेंट, हथियार बनाया हुआ है कि ऑपोजिशन के लोग ही या जो दूसरी पार्टियों के साथ जुड़े होते हैं उनको ही आप टारगेट करते हैं। और अगर कोई लोग, पहले कांग्रेस में आप उनको गालियां देंगे, लेकिन अगर वो लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, अनेकों उदाहरण हैं हिमांशु जी, आपके सामने हैं। आप तो सब, आपके न्यूज़ उसमें सब आता है। भाजपा में चले जाएं तो सारे केस खत्म, गंगा स्नान, पवित्र, ये सब कुछ हो जाता है। ये देश के सामने नहीं है। और चुनाव आया तो ही आपको ये सारी बातें याद आई। तो ये सब चीज़ें, ये लोगों को डराना, धमकाना, दबाने की राजनीति, जब ये सारे हथियार इनके खत्म हो जाते हैं तो ये आखिरी हथियार इनका इस्तेमाल करते हैं। ये डराने, धमकाने और दबाने के लिए है। इन चुनाव के दौरान ईडी की विज्ञप्ति में सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आ गया। भूपेश बघेल जी कितने डरे, कितने दबे या कितने सहमे? ना भूपेश बघेल जी डरते हैं, ना कांग्रेस डरती है। बघेल जी ने तो सीधी चुनौती दे दी थी कि आप टाइम तय कीजिए। जब गृह मंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने उन्हें ललकारा, हाँ, तो भूपेश बघेल जी ने तो कहा कि मुझे स्वीकार है, आप बता दीजिए, कर लीजिए बहस, आ जाइए, टाइम बताइए, जगह बताइए, मैं तैयार हूँ। आए क्या? आए क्या? बताया क्या?
ये सिर्फ चुनाव के लिए, लोगों को दिखाने के लिए इस तरह की ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, अब की बार 75 पार, अभी भी इसी पर टिके हुए हैं या सीटें कुछ घटाने वटाने वाले हैं आप? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदल रहा वो है। चुनाव के बाद भी हमारे साथ बैठना है शैलजा जी, इसलिए मैंने बिल्कुल बैठेंगे। ऐसा ना हो कि उस समय फिर आप कहेंगे भाई वो तो एक जुमला था, इसलिए मैंने पूछा। एक बात में ज़रूर, आपने जो बिल्कुल हंसी की बात कह दी है, ये वर्ड, ये शब्द जुमला, अब मुझे भी 3 दशक तो हो चुके हैं ना, ज़्यादा ही, तो ये शब्द जुमला हमने कभी नहीं सुना था राजनीति में जी। ये सुना भी हमने तो भाजपा के नेताओं से कि हमने तो जुमलेबाजी की थी जब हमने घोषणाएं की या हमने कुछ लोगों को वायदे किए, वो तो चुनावी जुमले थे। हमने तो ऐसी बातें सुनी ही नहीं थी कभी। ये तो भारतीय जनता पार्टी की देन है इस देश। तो आप अभी भी 75 पार के संदर्भ में जी बिल्कुल, पूरी मजबूती है। क्लियरिटी लाना चाहेंगे? नहीं नहीं, इतने तक नहीं, पूरी मजबूती। तो शैलजा जी हैं जो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी इस भरोसे के साथ हैं कि हम इस बार 75 पार करने जा रहे हैं। और शैलजा जी अगर 75 पार कर रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के पास बचेगा क्या, ये सवाल है। पर जो कुछ भी बचेगा वो मतदाताओं के फैसले के अनुसार ही दिखेगा। हम इंतजार करेंगे 3 दिसंबर का, जब शैलजा जी के दावे हकीकत में कितने सही या कितने गलत होते हैं इसे जानने के लिए। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस का हौसला बुलंद है, शैलजा जी का हौसला बुलंद है। तो शैलजा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं इस चुनाव के संदर्भ में। लगातार जो मेहनत आपने की है, देखें मतदाता उसके संदर्भ में किस प्रकार का रुझान व्यक्त करते हैं।